हे फ्रेंड्स, अमेरिका का नाम जब भी हम सुनते हैं तो अमेरिकन ड्रीम्स हमारी आंखों में कौंधिया जाता है। बचपन से लेकर आज तक और शायद 1940s से इकोनॉमी में या डिफेंस में हमेशा जो कंट्री नंबर वन रहा है वो अमेरिका है। और अमेरिकन ड्रीम हर एक इंसान की चाहत होती है कि वो एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए या नौकरी के लिए अमेरिका जाए। लेकिन आज हम जिस इंसान से मिलने वाले हैं उसके पैशन ने नमस्ते अमेरिका जैसा एक इवेंट क्रिएट कर दिया है हमारे आगे। हमारे देश के भारत का एक लड़का जो इंजीनियर बना, एक बहुत अच्छी नौकरी करी और अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो यूट्यूबर बना। और यूट्यूबर बनते हुए उसने दिल्ली से, इंडिया से नमस्ते लंदन का सफ़र किया और आज वो नमस्ते अमेरिका का सफ़र करने वाला है, जिसमें 20+ कंट्रीज़, 30,000 किलोमीटर्स और 200 डेज तक का सफ़र करने वाला है। और वो कोई नहीं, द नोमैड इंजीनियर हमारा प्यारा सत्यम हमारे साथ है। तो आज उसी से जिक्र करते हैं कि भाई ये नमस्ते अमेरिका सुनकर ही हमें इतनी घबराहट होती है, तो हाउ ही हैज प्लान्ड दिस ट्रिप। वेलकम एट विवेक ट्रैवल टेल सत्यम। थैंक यू सो मच। वी फील सो प्राउड ऑफ यू। हाउ यू हैव प्लान्ड दिस? भैया जैसा आपको पता है, लास्ट ईयर मैंने किया था दिल्ली टू लंदन। उसके बाद मेरा नेक्स्ट एम यही था कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो सबसे बड़ी बाय रोड अगर आप ट्रिप देखोगे ना, तो वो दिल्ली टू अमेरिका ही है, दिल्ली टू न्यूयॉर्क, इंडिया टू अमेरिका। तो मेरा ये प्लान तो वैसे लास्ट ईयर का ही था कि लास्ट ईयर में कर दूंगा, बट गाड़ी चोरी हो गई थी, आपको पता है। ठीक है, तो वरना मैं अभी तक बाहर ही होता। और उसके पहले भी ऐसा होता है, यूएस वीज़ा इतनी इजीली नहीं मिलता, उसकी डेट्स ही नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगा जब यूएस वीज़ा मिलेगा मुझे, उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें प्लान करूंगा। क्योंकि अगर मैं शुरू से, लास्ट टाइम लंदन के लिए हमने क्या किया था, हम 1 by 1 वीज़ा लगा रहे थे, बट यूएसए वीज़ा बहुत टफ है। तो हमने इस बार क्या किया, मतलब मैंने इस बार क्या किया, पहले यूएसए का लगाया, ताकि जब वो लगेगा तो मैं बैक साइड से वापस इंडिया की तरफ आऊंगा। क्योंकि अगर यूएसए लग गया, यूके तक ऑलरेडी सारे वीज़ाज लग चुके हैं, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यूएस और कनाडा, अगर वो लग गया तो ये तो लग ही जाएंगे। तो इस तरीके से प्लान किया था, तो इसलिए इतना टाइम लग गया। वीज़ाज में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, फिर उसके बाद सारी प्रिपरेशन मेरे ख्याल में मैंने 45 डेज के अंदर अंदर कर ली। तो मेरा इससे जुड़ता हुआ क्वेश्चन ये है कि हाउ यू हैव प्लान्ड दिस, कि आप पूरा जो ट्रिप है 200 डेज में हो जाएगा? हैव यू रियली प्लान्ड इट फॉर ये? प्लान ऐसा है कि लास्ट टाइम हमने जो दिल्ली टू लंदन किया था वो किया था ईरान के रास्ते से। तो लास्ट टाइम हम प्रॉपर एक्सप्लोर करते हुए गए थे। और जैसा कि हर एक वीज़ा में ना लिमिटेशंस होती हैं। यूरोप की इस बार जो मेरे को, मतलब अब कभी कभी किसी को 6 महीने का वीज़ा मिल जाता है, किसी को 1 साल का। तो मेरा 2-3 बार रिजेक्शन आया था यूरोप से, कुछ उन्होंने रीजंस दिए। बट अब जो मेरा फाइनल वीज़ा आया यूरोप का, वो आया 1 महीने का। बट उन्होंने लिमिटेशन ये दे दी कि 45 डेज की वैलिडिटी के अंदर आपको 30 डेज रहना है। तो जिसके चक्कर में मुझे फटाफट सारी चीज़ें करनी पड़ गई। तो अब 30 डेज से ज़्यादा मैं यूरोप में रह नहीं सकता हूँ। यूरोप में ऑलरेडी घूम चुका हूँ। मेरा मेन एम है कनाडा और यूएसए, ठीक है। क्योंकि अभी तक बाय रोड मेरे हिसाब से कोई नहीं गया सोलो, वो भी, मतलब आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। तो वो मेरे को चाहिए था कि मतलब एक तो सोलो, ऊपर से दिल्ली टू यूएसए, मतलब बहुत बड़ा एक नाम है। और नमस्ते सीरीज तो वैसे ही चल रही थी कि नमस्ते लंदन और नमस्ते अमेरिका ही रहेगी। तो 200 डेज मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ही होंगे। अभी तो बस ये है कि मिनिमम या फिर इसके अराउंड कुछ है कि मैंने कैलकुलेशन लगाई है, 8-10 महीने का लगभग ट्रिप है। वंडरफुल। तो अभी आपने बोला सोलो ट्रिप, हम छोटी मोटी अगर डेस्टिनेशन पे भी जाते हैं तो सोचते हैं हमारे साथ कोई हो। इतनी बड़ी, इतनी लंबी जर्नी और सोलो ट्रिप, कुछ घबराहट नहीं होती? नहीं होती है। सही बताऊं तो ये सबसे ज्यादा टेंशन मुझे इसी चीज की है कि मैं अकेला हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, कि जैसे आपके साथ कोई होता है, इतनी बड़ी ट्रिप पे आप कभी प्लान करके नहीं चलते कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। जैसे सपोज मैं यहाँ से, अगर देहरादून नियरेस्ट है, देहरादून या फिर हम मनाली जाते हैं, हमें पता है कि हम वहाँ पहुंच जाएंगे, हम इस तरीके से रास्ता टाइम काट लेंगे। फ्लाइट में होता है मूवी देख लेंगे, कुछ देर नैप ले लेंगे। बट इस ट्रिप में क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं होता अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है। तो जैसे गाड़ी पंचर हो गई, अब मुझे ऐसी जगह पंचर है कि मुझे किसी को बुलाने जाना पड़ेगा, तो मैं गाड़ी किसके भरोसे छोड़ूं। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं कि कहीं मुझे, अगर मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आज रात का होटल कौन देखेगा, मेरे साथ कोई बैठा हुआ, मैं उसको बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा मैप लगा ले। तो छोटी मोटी चीजें होती है ना, मुझे खुद ही देखनी है। तो ये सारी डिफिकल्टीज ऑब्वियसली आएंगी। बट अभी फिलहाल जो मेरा माइंडसेट है, मैं इनके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आएंगे तब देखा जाएगा। अगर मैं अभी वो दिमाग में ले आऊंगा ना, तो मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वेरी ट्रू। मैंने 8 डेज का सोलो ट्रिप किया था लेह लद्दाख का। और सोलो ट्रिप था, लेकिन मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास ज़ाइलो थी। एंड वो ऐसी लैंड है जहाँ पे आपके दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। इनफैक्ट हमें सड़क के बीच के ऊपर बैठ के हमने चाय पी थी। और मैं वहाँ पे यही इमेजिन करता था कि अगर सोचो बाई चांस यहाँ कुछ हो जाए गाड़ी में, तो सिर्फ मैं हूँ और ड्राइवर है। यहाँ तो आप अमेरिका तक जा रहे हो और सिर्फ आप अकेले हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग यू आर लुकिंग एट, कि जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है इस पूरी ट्रिप का? अभी तक जब तक मुझे चाइना का परमिट नहीं मिला था। चाइना बेसिकली, अगर आपको चाइना बाय रोड एंटर करना है तो हमको एक चाइनीज स्टिकर वीजा चाहिए। पहले ऐसा होता था ग्रुप वीजा चाहिए होता है, बट अभी लास्ट मंथ ही ऐसे नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए चाइना ने कि आप अगर अकेले आ रहे हो तो आपको ग्रुप वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
तो बेसिकली आप अपना नॉर्मल चाइनीज टूरिस्ट वीजा लगा के और तिब्बत का परमिट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मेनलैंड चाइना एंटर करने के लिए पहले आपको तिब्बत एंटर करना पड़ेगा। तो जब तक मेरा तिब्बत का परमिट नहीं आया था, तब तक मेरी मेन टेंशन थी कि तिब्बत और क्या कहते हैं चाइना कैसे क्रॉस करूंगा। बट जब से मेरा परमिट आया ना, फिर मेरे मन में थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ गया कि ठीक है, क्योंकि वहां पर एटलीस्ट मेरे साथ गाइड रहेगा। चाइना विदाउट गाइड आप नहीं घूम सकते हो अगर बाय रोड एंट्री कर, तो वही गाइड आपको एंट्री करवाएगा चाइना में, वही गाइड एग्जिट करवाएगा। तो चाइना फिर मुझे लगा चलो ठीक है। बट अभी इस टाइम में मेरे को ये कि जो मैं एकदम अनअवेयर हूँ वो है लैंडस्केप एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यूएस एंड कनाडा। क्योंकि गाड़ी वहां पर मैंने अभी तक लंदन तक मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी जा चुका हूँ, रूल्स एटलीस्ट पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट यूएस कनाडा में मुझे एकदम ब्लैंक हूँ, ना ही मैं कभी गया हूँ, ना ही मैंने अभी वहाँ की आरएनडी की, क्योंकि मैंने जो गाड़ी की शिपिंग का टाइम है यूके से कनाडा, वो लगभग 15-16 दिन का टाइम है। तो वो 15-16 दिन की आरएनडी मतलब जो टाइम है मैंने आरएनडी के लिए दे रखा है कि सारी चीजें उस टाइप पे लुक आउट करूंगा क्या है कैसे करना है। देखो यूएस कनाडा की जो बहुत थोड़ी सी आरएनडी मैंने की है, मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि वहाँ पे फाइन भी बहुत चीप होते हैं। तो थोड़ा सा आरएनडी कर लिया जाए और 15-16 दिनों में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि स्लो स्पीड का भी वो बहुत बड़ा चलन क्रिएट कर देते हैं। सो हैव यू पैक्ड अप कि आप खाना खाने के लिए सब कुछ आर यू प्रिपेयर्ड? सब कुछ हो चुका है, सब कुछ एकदम लोडेड है। बस ये है कि उठा के मुझे बस ऐसे सेट करना है गाड़ी में, क्योंकि मेरा भी एक चैलेंज ये भी है कि गाड़ी में ना मैं अकेला हूँ। तो मैं अब हर बॉर्डर क्रॉसिंग पे क्या होता है, कभी कभी उनको शक होता है तो सारा सामान उतरवाते हैं रखवाते हैं, तो बैंड बच जाती है। राइट। तो लास्ट टाइम में तो हम 2 लोग थे लंदन ट्रिप पे, तभी भी इतनी हालत खराब हुई थी। इस बार अकेला हूँ, मुझे वो चैलेंज है कि मैं अभी ही ऐसे सेट करूँ सामान सो दैट मुझे ज्यादा मुझे पता है मैं बॉक्सेस पे प्रॉपर लिख रहा हूँ नंबर, उस नंबर पे फिर मैं एक शीट बना रहा हूँ जैसे सेकंड नंबर के बॉक्स में क्या क्या आइटम है। तो अगर मुझे कोई आइटम चाहिए मैं लिस्ट में ढूंढूंगा, फिर मैं डायरेक्टली वही बॉक्स खोलूंगा। तो इस टाइप से मैंने मैनेजमेंट किया अभी पीछे प्रॉपर जो बूट्स पे उसके अंदर बॉक्सेस का। मैं एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि यूजुअली जब हम कोई भी 2 या 3 लोग होते हैं तो ऐसा होता है कि भाई एक बार गाड़ी तुम चला लोगे, इतने हम एक पावर नैप ले लेंगे, सो जाएंगे। हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज योर स्लीप? बस यही है कि अभी मेरी वैसे स्लीप साइकिल बहुत खराब है, ठीक है, वो तो शुरू से ही है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आता है वो तो ठीक है। बट उसके बाद से ये है कि अब इस बार मुझे थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना है, क्योंकि ऑब्वियसली 8-10 घंटे की नींद चाहिए। मैं वैसे बोलते हैं लोग 7-8 घंटे की, बट इस ट्रिप ड्यूरेशन में ना इतना हेडेक होता है, ठीक है, इतना स्ट्रेस होता है माइंड में कि आप 10 घंटे की मिनिमम स्लीप लो। उसके बाद आप प्रॉपर सुबह उठते ही आपको रात को सोने तक काम ही काम है और माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं 8-10 घंटे की अपनी नींद लेके चल रहा हूँ कि मैं नींद लूंगा ही लूंगा, चाहे मैं 12 बजे सोऊं चाहे मैं 2 बजे सोऊं, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं रिस्क हाईवे पे कभी नहीं लूंगा। मुझे लगता है कहीं पर मुझे नींद आ रही है, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा और चला लूँ, साइड में गाड़ी लगा के अपना 5-10 मिनट का आधे घंटे का नैप लिया और फिर आगे निकल जाऊंगा। बट मैं कभी भी रिस्क नहीं लूंगा कि हाँ थोड़ा और चला लो थोड़ा और, क्योंकि पता नहीं चलता झपकी जब एग्जैक्टली। और ये हमेशा लगता है कि हम चला सकते हैं, वो झपकी आती है तो पता नहीं लगता। हाँ एग्जैक्टली। एक एज अ यूट्यूबर हमारा एक एम होता है कि हम अपने ऑडियंस जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उससे कनेक्टेड रहें, हम उसे लेटेस्ट वीडियो दिखाएं। लेकिन इस ट्रिप के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है कि यू हैव टू ड्राइव अ लॉट। तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज ड्राइविंग? इतना बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेजर के लिए भी करते हैं दिल्ली टू लंदन। दिल्ली टू अमेरिका तो चलो बहुत बड़ा हो गया, बट अभी तक जो लोग कर रहे हैं दिल्ली टू लंदन वो लेजर ट्रिप के बेसिस पे कर रहे हैं, उनको वीडियोस नहीं बनाने। हमारे साथ क्या होता है कि लोग बोल रहे हैं आपके तो मजे हैं, बट एक्चुअली मजा नहीं है, हम घूमने नहीं जा रहे हैं। अभी तक जब मैं घर पे था तो ये मेरी वेकेशन चल रही थी, अब मेरा जो काम है वो शुरू हो रहा है। तो कल से मुझे पता है कि नेक्स्ट 3 मंथ मेरे कैसे जाने वाले हैं। मतलब सुबह से लेके शाम तक एक बार आप इमेजिन करो, आप रूट प्लानिंग, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, आज जो भी डिफिकल्टीज आएंगी वो मेरे ऊपर आएंगी। मेरे को अपना खुद का भी ख्याल रखना है कि हेल्थ का, खाने पीने का। उसके साथ साथ मुझे वीडियो शूट करनी, इन्फॉर्मेटिव, जो मेरे साथ हो रहा है सब कैमरे पे बताना है। रात को वहां पर पहुंच के मुझे एडिटिंग करनी है, एडिटिंग और प्लस में जो हम इंडिया में वीडियोस बनाते हैं वन गो में कुछ बोल देते हैं, वो लगभग 1.5-2 घंटे की एडिटिंग होती है। बट बाहर की जो वीडियोस होती हैं इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब ना करते हो 4-5 घंटे जाते हैं। सारी चीजें किस तरीके से दिखानी, किस तरीके, क्योंकि हमारे फैक्ट्स भी एकदम करेक्ट होने चाहिए। गलत फैक्ट चला गया फिर वो लोग उसको फॉलो करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो उसको एक बार वापस से करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना जो भी है, तो वो सब भी एक बार रीचेक करना पड़ता है। तो उन सब चीजों में ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। मतलब लंदन ट्रिप मुझे याद है हमने डेली वीडियो डाली थी, डेली सुबह 9 बजे वीडियो थी, एक दिन भी मैंने स्किप किया। तो वो मतलब अभी तक का मेरा बेस्ट था कि मैंने कंटिन्यूस 4 मंथ में डेली वीडियो डाली है, वो भी ट्रिप पे रहते हुए, खुद से एडिटिंग करते हुए। बट इस बार भी यही कि मैं वो वाली कंसिस्टेंसी वापस से लेके आऊंगा, ठीक है। बट अगर आगे पीछे 1-2 दिन होते हैं वो ठीक है, भले ही मैं ज्यादा जगह नहीं कवर करूंगा, बट एटलीस्ट जहां जहां जा रहा हूँ वो ठीक से घूम के और सारी चीजें डिलीवर करूंगा इंडियन ऑडियंस को। मुझे इंडिया में जैसे इंटरनेट बहुत सस्ता है, इजीली मिल जाता है और हम लोग उसको मिसयूज करते हैं आराम से, हमें पता नहीं लगता। लेकिन बाहर इंटरनेट वगैरह सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है और यू विल बी ऑन अ ट्रिप जहाँ पे हो सकता है इंटरनेट कॉम्प्रोमाइज हो किस जगहों पे होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे वैसे हर जगह जाके आप अपना आधार कार्ड दो, यहाँ पर इंडिया में फॉर एग्जांपल हम घूम रहे किसी स्टेट में,
बट बाहर क्या होता है कि उन लोगों को आपको नेशनल आइडेंटिटी पे अगर आप सिम कार्ड लेते हो, आप उस सिम को डालोगे 3-4 घंटे में एक्टिवेट होगा, फिर नेट आएगा। इस सबसे अच्छा होता है ई सिम। तो ई सिम बेसिकली हमारा तो ये था कि किसी भी एप्लीकेशन से, बहुत सारे एरालो करके एप्लीकेशन आती है, बेस्ट है वो तो आप इंस्टॉल करो, आप दूसरी कंट्री में जाने से पहले उसका सिम खरीद लो। डेट वगैरह कुछ भी नहीं होता उसमें कि इस डेट से इस डेट तक, आप बस खरीद लो। जब आप उस कंट्री में एंट्री करोगे उसको एक्टिवेट कर लो अपने फोन पे, एटलीस्ट हो जाएगा। आपको कॉलिंग नंबर नहीं मिलेगा बट आपके पास इंटरनेट आ जाएगा 1 GB 2 GB, सो दैट आप बस मैप देख सको इन सब चीज़ों के लिए। तो वैसे तो मैं ये वाला नेट यूज़ करता हूँ, eSIM वाला। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है बट डिफिकल्टी नहीं होती। उसके अलावा ये होता है कि ज़्यादातर जो मेरा डेटा वगैरह काम है वो सब मैं सीधा जो अपना होटल का वाईफाई होता है, रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ वाईफाई काफ़ी अच्छा मिल जाता है, किसी भी रेस्टोरेंट मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो ज़्यादातर मैं वही वाईफाई यूज़ करता हूँ। और आप इतनी सारी कंट्रीज में जा रहे हो, तो हाउ यू आर मैनेजिंग द करेंसी, और यू विल यूज योर कार्ड ओनली? नहीं, मैं वैसे तो कार्ड ही ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है, बट यूएस डॉलर्स कैरी करने पड़ते हैं साथ में, क्योंकि बेस्ट ट्रांजैक्शन रेट उससे मिल जाता है। और उसके अलावा जैसे यूरोज हैं, यूरोज में मैं लास्ट टाइम गया था तो भी मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया था, सिर्फ यूएस डॉलर्स कैरी किए थे। बाकी 80% जो यूजेज है वो कार्ड से होता है, 20% यूजेज जो आपका है वो कैश होगा, बट कैश को थोड़ा अवॉइड करो हर जगह, क्योंकि इमरजेंसी में कभी नीड पड़ गई तो आप वो दे सकते हो। वेरी ट्रू। यूरोप के कुछ शहर हैं जहाँ पे वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ ऑन द वे ऑब्वियसली बात है, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो आप वो रूरल एरिया में से निकल रहे हो। यूरोप में ऐसा थोड़ी हर जगह ही प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बनी हुई, वहाँ पे रूरल एरिया होता है, तो वहाँ पर आपको कैश ही देना पड़ेगा। एंड वैसे तो गूगल ट्रांसलेट है ही, आर यू थिंकिंग ऑफ द लैंग्वेज बैरियर्स आल्सो? लैंग्वेज बैरियर होता है बट उसका मजा है, मुझे तो मजा आता है। मतलब जब आप कुछ बोल रहे हो वो नहीं समझ पा रहे, वो कुछ बोल रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे, लोगों को लगता है मुश्किल, मुझे भी लगता है, इरिटेशन होती है कभी कभी, बट इनिशियली जब एंटर करो किसी कंट्री में तो बड़ा मजा आता है। राइट, उनको समझाओ इशारों से ऐसे करके, थोड़ा सा फन आता है। और बाकी तो अगर एकदम ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई तो देखो, ये बोलना लोगों को बहुत ईजी है और ये बोलना भी ईजी है, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ समझाना हो तो ठीक है, लिख के समझा दो, उनको समझ जाते हैं। And how many days in America? Maximum number of days, like 8 to 9 months are there for this trip. So मेरे हिसाब से लगभग मैं 2-3 महीने रहने वाला हूँ यूएस और कनाडा में। Okay. और अगर मेरा मन हुआ तो एक्सटेंड भी करूंगा, क्योंकि वहाँ का वीज़ा अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए। कितने का मिला है वहाँ पे? 10 साल का ही होता है। यूएस का वीज़ा 10 साल का ही मिलता है, उससे कम का होता ही नहीं। फैंटास्टिक। कनाडा का वीज़ा होता है आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। अच्छा, हाँ, तो 2031 तक मेरा कनाडा अभी है, कितनी बार भी जा सकता हूँ मैं। और यूएसए है मेरा 10 साल का, मतलब 2035 तक। All the best, Satyam. We are so fascinated by this whole journey, and आपको अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब आपसे जुड़े रहेंगे, and हमारी best wishes, हमारी good wishes all with you. And as a subscriber, you want to say, you want to convey anything to the people? Just बस यही कि obviously support तो चाहिए सबका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रिप मैं लेजर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं घूमने भी जा रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोगों को नहीं करने को मिलती, ठीक है, बट मिल गई है मुझे तो मैं कर रहा हूँ। बट जितनी भी चीज़ें अगर मैं दिखा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, तो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि मेरे को ये होता है मैं कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उन सारे कमेंट्स को देख के मैं आगे इंप्लीमेंट करूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट जो कमी रह गई वो पूरी हो जाएगी। दैट्स इट। अच्छी लगे तो लाइक करो, और अगर जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। मैं तो सबको कहूँगा आप लाइक करिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी में हम कुछ ड्रीम्स ऐसे रखते हैं कि हम शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, हम अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक ऐसा इंडिविजुअल है जो अपने सपनों के लिए पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइसेस कर रहा है, क्योंकि कोई भी छोटी ट्रिप भी प्लान करते हैं उसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी तैयारी चाहिए। जब हम दिल्ली इंडिया से निकलकर अमेरिका अगर फ्लाई भी करें तो भी उसके लिए बहुत तैयारियाँ चाहिए। यहाँ तो रोड ट्रिप से हमें पता नहीं दूसरी कंट्री कौन सी होगी, चाइना को पार करना है। अमेज, मैंने यहाँ पे मैप नहीं दिखाया, बट इफ यू जस्ट लुक एट द मैप, इट्स सो अमेजिंग। यू आर पासिंग फ्रॉम विच कंट्रीज? फ्रॉम इंडिया आई गो टू नेपाल, नेपाल के बाद चाइना, चाइना से कजाकिस्तान, फिर उसके बाद रशिया, रशिया से फिर मैं यूरोप एंटर करूँगा एस्टोनिया से, एस्टोनिया के बाद फिर मैं जाऊँगा नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे एंड देन स्वीडन, फिर डेनमार्क, डेनमार्क से फिर मैं नीचे आ जाऊँगा जर्मनी, जर्मनी से फिर मैं ड्राइव करके जाऊँगा नेदरलैंड्स, नेदरलैंड से फिर नीचे बेल्जियम, बेल्जियम के नीचे अपना फ्रांस, फ्रांस से स्पेन जाऊँगा, स्पेन में 27 ऑफ अगस्त का टोमेटिना फेस्टिवल है, वो अटेंड करके फिर वापस से फ्रांस आके वहाँ से शिफ्ट करा दूँगा गाड़ी। सो बताइए इससे ज़्यादा ज़िंदगी को और क्या चाहिए। सो आप सारी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मस्ट सब्सक्राइब द नोमैड इंजीनियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हमारे प्यारे नोमैड इंजीनियर्स की पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। खाने का ये बहुत थोड़ा सा सामान दिखाई दे रहा है कि इतनी लंबी जर्नी है, 200 डेज़ की जर्नी है, और उसमें अगर ये खाना मैं कहूँ तो बस काम चल जाए भाई का। तो अभी हम
नोमैड इंजीनियर हमारे प्यारे सत्यम से ही पूछते हैं कि हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। हेलो एकदम बढ़िया भैया, बहुत मेहनत लग रही है, जैसे कि देख ही सकते हो आप। तो बहुत कुछ हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सामान उठा के बस डाले जा रहा हूँ गाड़ी में। यार ये जो पूरी ट्रिप करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस टाइम पे हम तो अगर माता वैष्णो देवी की ट्रिप करें उसमें ही हौच पौच हो जाती है, पूरा घर हिल जाता है। तो बताओ कि क्या क्या प्रिपेयर कर लिया तुमने, क्या क्या रख लिया? वैसे तो सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। वैसे मेरे को कल निकलना था, कल नहीं निकल पाया, मुझे आज निकलना था, मैं आज भी निकल नहीं पाया, बट अब होपफुली तो नहीं 100% कल निकल जाऊंगा। खाने के लिए मैंने अलग से रख रखा है कि पैकेट फूड अपना ही सारा का सारा अलग रखूंगा। मतलब मैं सारी आइटम ऐसे अरेंज कर रहा हूँ गाड़ी में कि मुझे ज्यादा अकेला जा रहा हूँ तो मुझे ज्यादा चीजें नीचे से ना निकालनी पड़े, ऊपर से हो जाए। और जैसे जितना मेरा महिंद्रा का सामान था, जो कि सर्विस बाहर ही होनी है, तो उसका सारा सामान मैंने एक ऐसे कार्टन में पैक करके पूरा पैक कर दिया, क्योंकि पता है 10,000 किलोमीटर बाद यूज होना है, तो मैंने गाड़ी में रख दिया साइड में एकदम। ठीक है। उसके बाद जैसे ये खाना, ये पैकेट फूड है, तो इसको मेरे को बार बार कैरी नहीं करना पड़ेगा होटल रूम में, सीधा मैं यहाँ से 1-2 पैकेट निकाले, अपने जेब में रखे या फिर हाथ में पकड़े और रूम में चले गए। तो ये मैंने ऐसे पैक कर लिया। इसके अलावा ये सारा किचन का आइटम है, तो होपफुली अगर टाइम मिला इस ट्रिप पे तो मैं कुकिंग वगैरह करूंगा, तो मसाले वगैरह सारे रख लिए हैं। ठीक है। और बर्नर भी एक जो कैंपिंग में यूज होता है, तो इसके साथ ब्यूटेन गैस, मतलब एलपीजी अलाउड नहीं होती है बाहर, तो ब्यूटेन गैस इसके साथ ये वाली कैरी कर रहा हूँ। और इसके अलावा इंडक्शन भी कैरी कर रहा हूँ, वो ऊपर है, इंडक्शन भी लेके जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये होटल रूम में मतलब स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग रूम होते हैं, तो उनमें फिर जैसे इसकी फ्लेम आती है ना, तो कभी कभी तो सेंस कर लेता है। तो उन रूम्स के लिए फिर मैंने इंडक्शन ले लिया है। ठीक है। उसके अलावा एक अपना शेक वगैरह के लिए मैं हैंड ग्राइंडर कैरी कर रहा हूँ। ये तो चलो WD-40 है गाड़ी के लिए, ये भी। बाकी वही अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैगी मसाला, जो कि एक सेवियर है। ठीक है। इसके अलावा टोमेटो केचप और ये सब छोटी मोटी, मतलब जितना भी बेसिकली किचन का राशन होता है, वो सारी चीजें कैरी कर रहा हूँ, जितना मतलब बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट बेसिक चीजें, सो दैट कि कभी कभी मन किया, क्योंकि कुकिंग में कर लेता हूँ, कभी मन किया घर का खाना बनाने का, तो मैं बना के फिर एटलीस्ट थोड़ा क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो इस इंजीनियर के अंदर बहुत सारे गुण भगवान ने दिए हुए हैं, कुकिंग का भी और एक यूट्यूबर का भी। कुकिंग तो मैं शौक से करता हूँ, कुकिंग में बहुत पसंद है। तो अभी इसमें खाने जो हल्दीराम को तुमने काफी रेवेन्यू कमा के दिए, तो छोले चावल, आपके पाव भाजी हो गई। चावल तो मैं खुद ही बनाऊंगा, क्योंकि राइस इनके ना बहुत फ्रेश होते हैं। मतलब मैं राइस कैरी कर रहा हूँ, वो राइस मेकर आता है ना इलेक्ट्रिक वाला, वो भी, और बोल में नॉर्मल पानी डाल के करके वो तो अवन में करो तो बन जाता है। लंदन ट्रिप में हमने यही किया था, ये कैरी कर रहे थे, वो स्पेस भी बहुत ज्यादा घेरता है। मेरा बस एक छोटा सा सजेशन रहेगा, जहाँ मिले फ्रूट जरूर खाना। हाँ, नहीं वो तो क्योंकि इन सब चीजों को जब हम बहुत टाइम तक खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देता है। नहीं, इतना तो जितना भी आपको दिख रहा है ना ये स्टॉक, ये सारा लास्ट टाइम हमने सिर्फ 2 कंट्रीज में खत्म कर दिया था, बट इस बार मैंने भी यही सोचा है कि इस बार ना थोड़ा ये जितना पैकेट फूड है ना, ये थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि इसके अंदर सब प्रिजर्वेटिव्स हैं। एग्जैक्टली। और लास्ट टाइम मैंने 12 kg लूज कर दिया था वापसी आते आते, 12 किलो मेरा वजन लूज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने में। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा फ्रूट्स और जितना नेचुरल चीज है ना, वहाँ का भले लोकल फूड खाना पड़े। एक तो वेजिटेरियन हूँ मैं, एग भी नहीं खाता, तो उसकी वजह से मेरे को भूखे रहना पड़ता है। तो दिन में या 2 दिन में एक ही बार लूंगा पैकेट फूड, उसके अलावा बनाऊंगा या फिर नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं वहाँ पर खा लिया। एग्जैक्टली। और दूध भी बहुत अच्छे से मिल जाता है यूरोप में। म्यूसली भी कैरी कर रहा हूँ, इसलिए ब्रेकफास्ट में एग्जैक्टली दूध के साथ ही हो जाएगा। कर्ड ले सकते हो, दूध ले सकते हो। परफेक्ट, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू।